नमस्ते, अभिनव नाम है मेरा और आप देख रहे हैं हमारा डेली न्यूज बुलेटिन सुर्खियां। पहली सुर्खी का संबंध कांग्रेस नेता राहुल गांधी से है, जो अब पूर्व सांसद हो चुके हैं। मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि केस में सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। इसमें अपडेट ये है कि गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस गीता गोपी ने राहुल की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी ने जस्टिस गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। सुनवाई के थोड़ी ही देर बाद जस्टिस गीता गोपी ने कहा, मेरे समक्ष नहीं। चंपानेरी का कहना है कि उन्हें इस मामले को जस्टिस गीता गोपी की अदालत में ले जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनकी अदालत क्रिमिनल रिवीजन के मामलों से संबंधित है। ये पूरा घटनाक्रम राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई दायर याचिका के एक दिन बाद सामने आया और बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी के केस पर सुनवाई से हाईकोर्ट की एक जस्टिस ने खुद को अलग कर लिया। इससे पहले सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से, जो निचली अदालत है, वहां से 2 साल की सजा हुई। उसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी, जमानत मिली थी, 30 दिनों की राहत मिली थी, लेकिन जो मेन राहत है वो अब तक नहीं मिल पाई, जिसके लिए वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट का अपडेट ये था। दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस खर्च से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं, जिसके बाद विपक्षी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी, आम लोगों की जो पार्टी कही जाती है, और केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि वो खुद को क्लेम करते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी है और 45 करोड़ रुपए के खर्चे की बात है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को महाराज बताते हुए कहा कि राजा भी उनकी विलासिता के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। सुनिए संबित पात्रा ने और क्या आरोप लगाए। ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंकड़े रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों लोगों को आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1 करोड़ 64 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ 34 लाख रुपीस, 9 करोड़ 34 लाख रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के लिए। आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है। जब लोग कोरोना के हाहाकार से परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल को रिनोवेट। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने बीजेपी के एक आरोपों का जवाब भी दिया और सफाई भी आई। साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और पीएम मोदी के जो खर्चे हैं उसका ब्यौरा संजय सिंह ने सामने रख दिया। सुनिए कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था, वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे
उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। केजरीवाल के बंगले का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया। अजय माकन ने ट्वीट करके, जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सीएम केजरीवाल का पुराना शपथ पत्र याद दिलाया उनको। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल साहब, आपने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ खर्च किए हैं। आरोप है कि घर में वियतनामी मार्बल करोड़ों के पर्दे और कालीन लगाए गए हैं, लेकिन 7 जून 2013 का ये शपथ पत्र देखिए, उन्हीं का है। शपथ पत्र की ये प्रति नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले बांटी थी। अगली सुर्खी का संबंध जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट से है। राजधानी में पहलवानों का धरना लगातार चौथे दिन जारी है। ये दूसरी बार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले भी एक बार कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई भी हुई। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने और उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 21 अप्रैल को 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच के लिए खेल समिति से रिपोर्ट मांगी गई है। मामले की जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। और एक और अपडेट है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और इधर बीच मोदी सरकार के मुखर आलोचक के तौर पर ख्याति प्राप्त सत्यपाल मलिक भी उन पहलवानों से मिलने पहुंचे और पहलवानों की मांग को जायज़ बताया और कहा कि जो आरोप है वो बिल्कुल शर्मनाक है। चौथी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिफ़ॉल्ट बेल के प्रावधानों पर अहम फैसला सुनाया है। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब है कि अगर चार्जशीट तय वक्त पर दाखिल नहीं की जाती है तो जो आरोपी होता है वो जमानत के लिए उस एलिजिबल हो जाता है, वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना जांच पूरी किए एजेंसियों को चार्जशीट दाखिल नहीं करनी चाहिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत ना मिले। जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दाखिल करने से आरोपी के डिफ़ॉल्ट बेल पाने के अधिकार समाप्त नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। निचली अदालत ऐसे मामलों में जमानत दे सकती है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने रेडियस ग्रुप की रितु छाबरिया द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। रितु ने याचिका में अपने पति को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। याचिका पर विचार करते हुए बेंच ने याचिकाकर्ता के आरोपी पति को जमानत देते हुए अंतरिम आदेश दिया। आगे बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत का विकल्प दिए बिना निर्धारित समय से अधिक समय तक
रिमांड पर नहीं रख सकता है। सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार यदि जांच एजेंसी रिमांड की तारीख से 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है तो एक अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। कुछ श्रेणी के अपराधों के लिए निर्धारित अवधि को 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो आतंकवाद से जुड़े मामले होते हैं खास करके वो इसमें आते हैं। 5वीं सुर्खी भारत में बन रहे कफ सिरप पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अलर्ट को लेकर है। WHO ने चेतावनी दी है कि मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया, दो छोटे छोटे देश हैं, भारतीय कंपनियों के कफ सिरप की वजह से एक खेप दूषित पाई गई है जो भारत की कंपनियों ने बनाई है। WHO ने कहा कि सिरप में डायथिलिन ग्लाइकोल, कुछ थोड़ा सा मेडिकल टर्म वाला शब्द है, और एथिलीन ग्लाइकोल की असंतुलित मात्रा पाई गई। ये कुछ होता है जो गड़बड़ मिक्सचर हुआ है जिसकी वजह से स्वास्थ्य के लिए उसे खतरा बताया जा रहा है। WHO के मुताबिक पंजाब की QP फार्मा केम लिमिटेड इस कफ सिरप का उत्पादन करती है। हालांकि WHO ने इस कफ सिरप के सेवन से प्रभावित लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले WHO ने भारत में बने कफ सिरप को गाम्बिया और उज्बेकिस्तान के बच्चों में मौत का कारण बताया था, तब भी ये खबर हमने आपको दिखाई थी। कुल मिलाकर भारत में बने कफ सिरप में गड़बड़ी की ये तीसरी घटना बताई जा रही है और कंपनी का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया। मामले पर QP फार्माकेस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सुधीर पाठक का कहना है कि कंपनी ने तमाम नियमों और मानकों पर खरा उतरने के बाद 18,346 बोतलों के बैच को कंबोडिया भेजा था। हमें ये जानकारी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया पहुंच गया। तो ये थी दिन भर की तमाम सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।